हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फैक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए लाइट, टेम्परेचर, वाटर, O2, इन सबको स्टडी किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है जिसका नाम है CO2। ये फोटोसिंथेसिस को किस तरीके से अफेक्ट करता है? तो कह सकते हैं यह प्रकाश संश्लेषण में बड़ा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, माना जाता है क्योंकि ये एक्चुअली रॉ मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस में मुख्य घटक है। ठीक है, क्योंकि यह मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वायुमंडल में यह 0.03% में होता है। 0.03% में होता है। इसकी मात्रा मात्रा 0.05% तक होने पर, अगर इसका परसेंटेज 0.05 तक हो जाए होने पर C3 पौधों में उत्पादकता यानी कि प्रकाश संश्लेषण दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 पौधों में उत्पादकता बढ़ती है जैसे ग्रीन हाउस में टोमेटो तथा बेल पेपर में उत्पादकता बढ़ती है। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी में लिखा गया। 0.05 से अधिक
सांद्रता होने पर यह एक्चुअली अगर 0.5 से कंसंट्रेशन बढ़ता है तो फिर उसी कंडीशन में क्या हो सकता है, स्टोमेटा बंद हो सकते हैं, है ना, अन्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रुक सकती हैं, गैसियस विनिमय रुक सकता है, ट्रांसपिरेशन रुक सकता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अन्य उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं और इस तरीके से हाई कंसंट्रेशन पौधों के लिए विषाक्त पदार्थ की तरह, टॉक्सिक पदार्थ की तरह वर्क करने लगता है। तो से अधिक सांद्रता होने पर यह पौधों के लिए विषाक्त पदार्थ की तरह कार्य करता है क्योंकि अन्य जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है। अच्छा, लो टेम्परेचर होने पर CO2 का कंसंट्रेशन पौधों पर इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में फिर C3 और C4 प्लांट दोनों पर ही CO2 का कंसंट्रेशन इम्पैक्ट डालता है। तो कह सकते हो निम्न ताप पर CO2 सांद्रता C3 तथा C4 पौधों पर प्रभावी नहीं होती। लेकिन तापमान बढ़ने पर CO2 का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोनों पर, O2 C3 पर भी और C4 पर पड़ता है। क्लियर? अब कहा गया है तो इनमें संतुलन बिंदु भी आता है, कंपनसेशन पॉइंट भी आता है। तो वो कंपनसेशन पॉइंट कैसे है? तो कहा जाता है कि सैचुरेशन जो C4 प्लांट है उनमें क्या है, तो यहाँ पर याद रखना कि CO2 की सांद्रता, व्हाट इज इन इम्पोर्टेंट इज टू नोट is that the C4 plants show saturation at 360 L per liter, while the C3 plants जो होते हैं ना वो saturation शो करते हैं 450 L per liter। तो कह सकते हैं C4 प्लांट्स में
संतृप्तता, सैचुरेशन, (360 μl पर लीटर पर होता है, पर आती है या पर होती है, जबकि C3 पौधों में संतृप्तता 450 μl पर लीटर पर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। ओके, अब एक कंपनसेशन पॉइंट, संतुलन बिंदु का कंसेप्ट भी होता है। ये क्या है ज़रा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो कंपनसेशन पॉइंट है वो C4 पौधों में C3 के रेस्पेक्ट में पहले आ जाता है। संतुलन बिंदु कंपनसेशन पॉइंट याद है? संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? संतुलन बिंदु का मतलब होता है कि वह समयकाल जिस पर पत्ती में जो गैसीय विनिमय है वो रुक जाता है। मीन्स ना तो CO2 बाहर आती है पत्ती से, ना O2 बाहर आती है। ठीक है, कहा जाता है कि इस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो C4 पौधों में ये जो कंपनसेशन पॉइंट है वो CO2 की कम सांद्रता पर आ जाता है, 8 to 10 ppm पर आता है। तो कह सकते हैं संतुलन बिंदु C4 पौधों में 8 to 10 ppm पर आता है, जबकि C3 पौधों में यह 40 to 100 ppm पर प्रदर्शित होता है। क्लियर? प्रदर्शित होता है। C3 पौधों में यह 40 to 100 ppm पर प्रदर्शित होता है। तो ये compensation point occur earlier in C4 plant as compared to C3 plant. C4 पौधों में ये compensation point पहले आता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन about to CO2। CO2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में हम कुछ यहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स की बात करेंगे, संदमक बिंदु की बात करेंगे। तो DCMU, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ये क्या करता है? ये एक्चुअली Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन परिवहन को अवरोधित करता है। तो कुछ पॉल्यूटेंट, कुछ प्रदूषक की भी बात करी गई थी,
तो ये CO2 हो गया है ना। तो आगे आगे क्या क्लियर? DCMU ये याद रखना, पूछ लिया जाता है। DCMU डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया है ना, डाइक्लोरोफिनाइल डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया है ना, ये फुल फॉर्म है इसका। यह नॉन साइक्लिक फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन अथवा जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन परिवहन को अवरोधित करता है, क्लियर? तो ये पॉल्यूटेंट याद रखना, खासतौर से PQ से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर होने से रोकता है। मतलब PQ से इलेक्ट्रॉन को आगे होने से रोकता है, या ऐसे याद रखना। अब ये थी ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो काम आते हैं ना। इसमें कुछ मेटल्स हैं, Mg है, Fe है, ये भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट डाल सकते हैं। तो कह सकते हैं धातुएं, तो Mg, Fe, Mn, Cl, तो ये Mg, Fe, Mn, Cl माइनस Cl कॉपर आदि धातुएं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण को की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। बात समझे? करती हैं, क्लियर? ये बात हो गई। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स पर बात हो जाए, है ना। इंटरनल, अब इथाइलिन है तो वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, खासतौर से पके हुए फलों में। तो ये सब चीज़ें, ये सब पहलू दिमाग में होना चाहिए। तो इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक,
आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर में किसे किसे रखोगे, तो कह सकते हो इसके अंतर्गत या इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, पत्तियों का आकार, आकृति, पर्णविन्यास, हार्मोन, अंतिम उत्पाद, आदि प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आदि प्रभाव डालते हैं। अब इसमें बात करी जाए तो पत्तियों के आकार, आकृति एक अंतिम उत्पाद है, तो कह सकते हैं लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे याद रखना, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। तो कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज सुक्रोज यानी कि डाइसैकेराइड में बदलता है, और ये डाइसैकेराइड फ्लोएम के जरिए पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो कहा जाता है कि अगर पत्तियों में निर्मित भोजन पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंतिम उत्पाद वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, इसे हम फीडबैक जीन रेगुलेशन कहते हैं। ये आप अच्छे से समझ पाओगे 12th में जाके, जब आप जीन रेगुलेशन की स्टडी करोगे। ठीक है, तो कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, यदि पत्तियों में एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होता है, तब लास्ट प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद, प्रोडक्ट की अधिकता होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण दर
प्रकाश संश्लेषण दर कम हो जाती है, कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अंतिम उत्पाद एक्युमुलेट होने पर। तो ये चीज़ है। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि आपका इथाइलिन वो तो श्वसन को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। साइटोकाइनिन जरूर है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देगा पत्तियों में, तो कह सकते हैं साइटोकाइनिन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है जिससे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ती है और इससे उसमें जो जीर्णता का कैरेक्टर है वो रिड्यूस होता है। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। जहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल का साइज बड़ा होगा, वो क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, है ना। जैसे छायादार पौधे आपने देखे होंगे, तो छायादार पौधे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा होता है। ये चीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने फोटोसिंथेसिस आपको स्टडी करा दिया, हर तरीके से सारी चीज़ों की स्टडी हो चुकी है। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आगे की कहानी तो मैं सबसे पहले आपको स्टेज 5 से क्वेश्चन कराता हूँ। स्टेज 5, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, अच्छा सॉरी, अब ये स्टेज 4 हो गया आपने नए शेड्यूल के बेसिस पर, हैं, सॉरी, क्योंकि अभी जो नया ये स्टार्ट हुआ है अपना मॉड्यूल, उसमें जो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन थे वो हट गए, तो ये 5th नहीं रहा, अब ये 4th आपकी स्टेज आ चुकी है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर हम क्या देखेंगे कि पौधों में केम किस में सहायक होते हैं। केम प्लांट किसके लिए अडेप्टेड है? तो केम प्लांट अडेप्टेड है द्वितीयक वृद्धि, रोग प्रतिरोधकता, प्रजनन, जल संरक्षण। केम प्लांट याद करो कौन से थे, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, एलोवेरा है, ये सब चीज़ें। तो ये एक्चुअली क्या कर देते हैं, दे आर हाईली अडेप्टेड टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। ये पानी की कम से कम हानि के लिए अडेप्टेड है और इसीलिए इसका आंसर अपना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर हम बात करें सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूर्ण आपतित व विकिरित PAR फोटो सिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन का अनुपात कितना होता है? 60% के लगभग, 50% से कम, 80% से अधिक, 70% से कम। देखो याद रखना कि ये इसका आंसर अपना होता है सेकेंड, लेस देन 50%। क्या है इसका सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की बात करें तो लेस देन कहा है 50%, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है, एक्चुअली जो PAR होता है, फोटो एक्टिव रेडिएशन होता है, वो होता है 2 to 10%। तो 2 से 10% का मतलब क्या हुआ, 50% से कम, है ना। बाकी आप ऑप्शन देखो 80% से अधिक है, 70% के लगभग है, 60% के लगभग, तो एक ही है। एग्जैक्टली PAR होता है आपका 2 to 10। ये NCERT में लिखा हुआ है, 2011 का ही क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन जाएं तो लिखा है जल के प्रकाश जल अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है? याद करो, फोटोलाइज वाटर रिक्वायर Mn एंड Cl-, ठीक है। तो ये कई बार अपन ने स्टडी की है, मिनरल्स वाले समय में भी बात करी थी और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में भी अपन ने पढ़ा था। तो इसका आंसर अपना फर्स्ट हो रहा है, क्लियर। अब है क्रेन सारकी में बंडल शीत कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है 2011 में। तो क्वेश्चन नंबर है आपका नंबर 4। ये कह रहा है कि क्रेन एनाटॉमी जो होता है उसमें जो बंडल शीत होता है उसमें कैसा होता है? उसमें अंतरकोश के अवकाश नहीं होते हैं, पतली भित्ति होती है, मोटी भित्ति होती है, अंतरकोश के अवकाश नहीं होते हैं तथा क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे पाए जाते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं C4 प्लांट्स में, ठीक है। तो इसका सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर है 5, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अकॉर्डिंग क्या जाए, हरित लवक की स्ट्रोमा पटलिका में होने वाले प्रकाश अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो स्ट्रोमा पटलिका में होने वाली प्रकाश अभिक्रिया से क्या बनेगा? तो आप समझ लें कि ये किसकी बात कर रहा है, ये है ग्रेनम, ठीक है। ये है स्ट्रोमा पटलिका, मीन्स ये है ग्रेनम, ठीक है। तो ये है स्ट्रोमा क्या लैमिली, क्या है लैमिली। यहाँ का क्या पाया जाता है, इसमें होता है PS फर्स्ट, सेकंड क्या होता है एब्सेंट, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगी साइक्लिक, क्या होगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक नहीं होगी। और इसमें किसका प्रोडक्शन होता है ATP। तो NADPH2 का फॉर्मेशन तो आपके होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन वही होता है, फोटोलाइज से वाटर भी वही होता है। तो इसमें तो सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए आपके लिए आंसर हो जाता है इसका 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 6।
तो सिक्स्थ में क्या है, क्रिंज एनाटॉमी किसमें पाई जाएगी, जो C4 प्लांट है उसमें पाई जाएगी। पालक ट्यूबरल सरसों ज्वार, ज्वार में होती है, तो आपका फर्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में अगर हम जाएं तो C3 तथा C4 पौधों में मुख्य अंतर क्या है फोटो रेस्पिरेशन। C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, C4 नॉर्मली इसमें ये प्रोसेस को शो नहीं करते, इसीलिए आपका 7 में सेकंड आंसर बन रहा है। क्वेश्चन है 8 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्रकाश श्वसन के दौरान कोशिका अंगकों का सही क्रम क्या है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्लोरोप्लास्ट रसधानी होते ही नहीं है, गोल्जी बॉडी इसमें होता ही नहीं है, याद करो। तो ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, ये हमने पेरोक्सोसोम में भी कराया है। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस mainly perform in peroxisome, but it also but here chloroplast and mitochondria are also take part in photorespiration process। तो इसमें एक ही सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है और वो 2012 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर बन जाता है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन है आपके लिए 9 में अगर हम जाएं तो है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहाँ होती है। प्रकाश स्वतंत्र से मतलब है कि ये कहना चाह रहा है डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो वो स्ट्रोमा रीजन में। सेकंड में आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का मतलब क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आती है, सही बात है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वों का युग्म शामिल होता है, वो है Mn क्लोरीन। तो आपका थर्ड आंसर हो जाता है, 10 का आंसर है थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर है 11 में हम बात करें तो वर्ड की लवक क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं। ओबियसली लाइट रिएक्शन में भाग लेते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, BGA, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज 3। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलनशील वर्णक कौन से होते हैं। ये आपको हम दो जगह पढ़ा चुके हैं, एक तो सेब वैक्यूल में और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में। आप जाके ध्यान से देखना, वहाँ कहा गया है एंथोसाइनिन इज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जल में घुलनशील है और इसका संग्रह रस रिक्तिका में होता है, मीन्स सेब वैक्यूल। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट। ये उसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात हो तो आपके उद्यान में एक पादप प्रकाश श्वसन से होने वाली हानि से बचता है तो C4 हो गया, सीधी बात है। मतलब वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता है। आंसर आपका हो गया 3। क्वेश्चन है आपके लिए 14 और 14 में है हरित लवक में प्रोटॉन की अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। याद है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, तो थैलाकॉइड का ल्यूमेन क्या है, थैलाकॉइड की अवकाशिका, थर्ड आंसर हो जाएगा। हैं कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी में याद करो ये से, तो यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था कि नहीं, यहाँ पर आपके प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, यहाँ से लाए जा रहे थे और यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा था H2O का, तो उससे भी प्रोटॉन्स आपके यहाँ आ रहे थे, है ना, ऐसे कुछ याद आ रहा होगा। तो यहाँ ये है ल्यूमेन ऑफ व्हाट, थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, उसमें आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर हो गया 14। क्वेश्चन है 15, इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव लाल रेड ड्रॉप, ये भी बात हो चुकी है किसकी खोज में, तंत्र है प्रकाश संश्लेषण की चक्रीय।
तो ये मतलब रेड ड्रॉप इफेक्ट है कि जब 680 nm से ज़्यादा का प्रकाश आए तो ऐसी कंडीशन है। ठीक है, इसमें आंसर क्या दे रखा है 15 का थर्ड का मतलब है दो प्रकाश संश्लेषणों का एक साथ कार्य, तो 15 का सही है। 15 का मतलब थर्ड। अब हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया, इसका मतलब है कि हम उसी ट्रेंड पर स्टडी कर रहे हैं जो अभी ट्रेंड मेडिकल का बना हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या करें हम देखें। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.5% तक बढ़ाने पर CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है। सही है। C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, जबकि C4 पादपों में इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं, ये गलत हो रहा है क्योंकि C4 प्लांट 40 डिग्री पर काम करते हैं और C3 ऐसा नहीं करते, तो आपका आंसर इसके लिए हो रहा है थर्ड। ठीक है, सॉरी सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 17 में अगर आप चाहते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, निम्नलिखित में से किसमें PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट एक प्राथमिक CO2 ग्राही है। याद करो, C4 प्लांट में फर्स्ट जो CO2 एक्सेप्टर था वो था फॉस्फेनॉल पायरुवेट विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, और इसमें CO2 के असेंबलिंग होने से जुड़ने से बनता है OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का है, इसीलिए हम इसे C4 साइकिल कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर? निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है। NADPH2 है, ऑक्सीजन है, ATP, NADH नहीं है क्योंकि NADH का कनेक्शन रेस्पिरेशन से होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो 2018 में आया है, बहुत दूर नहीं है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है आपका आंसर थर्ड, NADH लिख लेना, रिलेट विथ रेस्पिरेशन। आप अपने नोटबुक में ही वहीं लिख लो। ठीक है, अब है 19, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। साइकस प्लांट है, निकलती है। कारा एल्गी है, निकलती है। नॉस्टॉक में भी निकलती है। साइनोबैक्टीरिया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। 2018 का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ इसलिए सॉल्व कराए जाते हैं जिससे कि आप एक पढ़ने पढ़ाने के तरीके में कुछ विश्वास हासिल करें, क्योंकि जितने भी अभी इस प्रीवियस क्वेश्चन के वो सारे आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, है ना। तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि जो पढ़ाई का डायरेक्शन है वो यही है। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से कम आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही टाइप के आगे भी क्वेश्चन आएंगे। देखो एक टीचर, एक संस्था स्टूडेंट की कैसे मदद करता है, तो हम लोग सिलेक्शन तो नहीं दिलाते, लेकिन हाँ आपको सिलेक्शन लेने में मददगार होता है। हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो यही काम करता है। एक अच्छा स्टूडेंट उसी को माना जाता है जो टीचर्स और इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करता है। ओके, तो वही चीज़। अब यहाँ इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आया है। मीन्स ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनमें सल्फर
का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये वॉन नील के फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने समझा था। वहाँ बाकायदा ये बातें लिखाई हैं कि वॉन नील ने ही ये बात एक्सप्लेन की थी कि पौधों में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो जल के प्रकाशीय अपघटन से होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर CO2 से ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता तो बैक्टीरिया यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी प्रोडक्शन होता, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर आपका है 4। इज दैट क्लियर? अब आपके आ जाते हैं ट्राइपामेटिन के श्वसन। ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन ट्राइपामेटिन याद करो, अपन ने पढ़ा है, NCERT में लिखा है। ये एक लिपिड है, एक फैट है। मींस इसका जो RQ है वो होता है <= 1.7। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपको मैंने एक एक क्वेश्चन, देखो आप ऐसे मत समझना कि ये क्वेश्चन था तो हम इस लेक्चर को क्यों देखें, ये तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हमको सब आता है, ऐसे नहीं है। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हम कई अन्य चीज़ों का भी डिस्कशन उसमें करते हैं। तो ये भी एक पढ़ाई का हिस्सा है। दिस इज़ पार्ट ऑफ स्टडी, दिस इज़ पार्ट ऑफ टीचिंग, दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक लेसन को सही मायने में समझने के लिए ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये जैसे स्टेज फर्स्ट है, वह एक जिसने यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषण आवश्यक रूप से प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है। हैं फोटोसिंथेसिस, ये जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत जल है। ये फिर बाद में रेडियो आइसोटोप टेक्निक के जरिए भी पता किया था। नागफनी में हमारी प्रकाश संश्लेषण घटित होता है हरे तने में, क्योंकि उसको वहाँ याद करो, मैंने ये बात करी थी कि नागफनी टिपिकल ड्राई कंडीशन में रहता है, इसलिए इनको क्रिटिकल जीरोफाइट कहते हैं। और इन्होंने अपनी पत्तियों को बदल रखा है स्पाइन में, और इस अपने तने को बदल रखा है फिल्लोक्लेर यानी कि प्रकाश संश्लेष पर्णाभ तना बोलते हैं, पर्णाभ वृंत, पर्णाभ स्तंभ, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ते रहें। देखो घबराएं नहीं, टेंशन नहीं लें। आपने देख लिया होगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। जहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है हम ज़्यादा आपसे बात करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस फोटोसिंथेसिस वाले हिस्से में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए था, 2 हिस्से सबसे इम्पॉर्टेंट। एक है केमियोस्मोटिक थ्योरी, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो वीडियो आप ठीक से देख चुके होंगे, समझना। ठीक है, और दूसरा है डार्क रिएक्शन की C3 साइकिल, और C4 साइकिल भी अल्टीमेट अपन ने पढ़ी थी कि उसमें क्रेंज एनाटॉमी की क्या वजह है, आखिर प्लांट ने क्रेंज एनाटॉमी क्यों अपनाई, वो सारा सेगमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी में फोटो रेस्पिरेशन भी इंक्लूड हो जाता है, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यही है। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमने कहा था फिजियोलॉजी का मेन जो मतलब है वो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस है। हमने रेस्पिरेशन में भी सारे क्वेश्चंस किए थे मोस्टली, और फोटोसिंथेसिस में भी संभावित जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए। ठीक है, पहले भी हमने एक सेगमेंट क्वेश्चंस का चलाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और फिर आगे की
स्टडी में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।